फाइन आर्ट्स बोर्ड एग्जाम का दिन पास आ गया है। नर्वस हो तो ध्यान से सुनो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स इसलिए नहीं खोते हैं क्योंकि उन्हें आता नहीं है। मार्क्स इसलिए जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं और आंसर राइटिंग में छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं। सो आज हम अपनी ये होने वाली गलतियों को फिक्स करते हैं। पहला, एग्जाम डे का प्लान समझो। आपने सेंटर में 30 मिनट्स पहले पहुंचना ही है, सो पहुंच जाओ। नो रश, नो पैनिक। गेट के बाहर ग्रुप डिस्कशंस अवॉइड करो, इससे कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं, टेबल्स मिक्सअप हो सकते हैं। रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स, यूज इट स्मार्टली। सारे क्वेश्चंस को एक बार नहीं कहूँगी, 2 बार पढ़ो। डिसाइड करो कि कौन सा अगर जो ऑप्शंस है उनमें से आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में क्या एक्चुअली पूछा गया है वो अंडरलाइन कर लो। आपको क्या लगता है वो नहीं लिखना होता है। सो यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट मिसअप कर देते हैं। आपको दिखाती हूँ, जैसे ये पेपर आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखना, अंडरलाइन करना है। जैसे आर्टिस्ट नेम पूछा गया है तो मतलब ये होता है कि किसकी पेंटिंग है वो बताना है। स्कूल या सब स्कूल पूछा है तो मुगल है, राजपूत है, पहाड़ी है, कांगड़ा है, जो भी, मतलब सब स्कूल पूछा है तो उस हिसाब से, स्कूल है तो उस हिसाब से। सब्जेक्ट मैटर, इसका मतलब होता है थीम, पेंटिंग क्या दिखा रही है। क्या वो कोई फेस्टिविटी का सीन है, क्या वो कृष्ण राधा के ऊपर है, या कोई और दिखाया गया है। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये वर्ड आए तो इसका मतलब होता है कि क्या मैसेज दिया है इस पेंटिंग ने सोसाइटी को, क्या सीख मिलती है हमें। यूनिटी, डिवोशन, करेज या कंपैशन। डिस्क्रिप्शन या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, जो आप देख रहे हो वो डिस्क्राइब करो। कलर, फिगर, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बैलेंस, पर्सपेक्टिव, ये सब। एनालिसिस, ये सेपरेट नहीं है। एनालिसिस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट मैटर प्लस ह्यूमन लाइफ वैल्यू प्लस डिस्क्रिप्शन, ये तीनों आपको एनालिसिस में लिख के जाना होता है। सो कॉमन कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ। सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ टाइटल नहीं लिख के जाना। सब्जेक्ट मैटर मतलब है कि पेंटिंग का थीम या थोड़ी सी कहानी भी बतानी होती है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में सिर्फ सारा का सारा डिस्क्रिप्शन नहीं दे देना होता। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब होता है कि पेंटिंग सोसाइटी को क्या मैसेज दे रही है उस पर फोकस करना होता है। कंपैशन सिखा रही है, यूनिटी सिखा रही है, ब्रदरहुड, इक्वलिटी, स्पोर्टमैन स्पिरिट क्या सिखा रही है। और जो डिस्क्रिप्शन है वो एनालिसिस नहीं है, मतलब डिस्क्रिप्शन है जो दिख रहा है। एनालिसिस, फिर से कह रही हूँ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर और एक्सप्लेन, तीनों करके जाना है। अब आते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चंस जो हैं सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं, 1 2 3 4, उसी हिसाब से जैसे सेक्शंस में पेपर आया है। इधर उधर मत कूदो, इससे आपका माइंड ऑर्गेनाइज रहेगा, पेपर भी अच्छा दिखेगा। सेक्शन बी पूरा साथ में करो, सेक्शन सी भी साथ में करो। पेजेस मिक्स मत करना, ऐसा नहीं इधर लिख दिया फिर पार्ट भी आगे जाके लिख रहे हैं। साफ लिखें, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। ज़्यादा ओवर राइटिंग या कटिंग मत करो, एक साफ लाइन काफ़ी है, मतलब थोड़ा नीट पेपर करने की कोशिश करना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो। स्कूल नेम पूछा, आर्टिस्ट नेम है, की फीचर्स हैं, वो एग्जामिनर को ईजीली दिख जाने चाहिए। अगर पूरा आंसर नहीं आता तो जो आता है वो लिख के जाओ। पार्शियल मार्क्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कम आता है तो छोड़ ही जाओ। ब्लैंक नहीं छोड़ के जाना कोई क्वेश्चन। और कोई एमसीक्यू लगता है कि बहुत डीप डिमांड कर रहा है या हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए और मुझे समझ नहीं आता या आया नहीं है, तो आपको छोड़ के भी आना है तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना। बाई चांस किसी के हमें ग्रेस मार्क्स मिलने हो तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा होता फिर उनको नहीं मिलते हैं। सो डू अटेम्प्ट, खाली छोड़ के कुछ भी नहीं आना। अब बहुत से स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, ये पढ़ लिया है या सुन लिया है कि ऑनलाइन चेकिंग होने वाली है। कन्फ्यूजन ये है कि सॉफ्टवेयर मार्क्स दे देगा, जो इस साल से सीबीएसई ने चेंज किया है। मैं क्लियर करती हूँ, हाँ आपकी आंसर शीट स्कैन होंगी, डिजिटली चेक होंगी, लेकिन ट्रेंड सीबीएसई टीचर्स ही चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं, एआई नहीं करेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज की वर्ड टू वर्ड उसी तरह मेमोराइज करना और वही लिख के जाना है। आपको ज़रूरत है क्लियर सिंपल लैंग्वेज की, करेक्ट इन्फॉर्मेशन की, जो हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर की। समझ के लिखो, ब्लाइंडली रट्टा मत लगाओ। जितना मैंने समझाया है या जितना आपको मेरी वीडियो से समझ आया, हर बार मैं ये चीज़ कहती हूँ। अब जितने भी दिन बचे हैं ध्यान से, यूनिट 1, यूनिट 2, बहुत से बच्चों का, साइंस वालों का आगे पीछे पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है। सो हमने सबसे पहले मिनिएचर स्कूल्स करने हैं, उन पर फोकस करें। 15 मार्क्स का पेपर उसमें से आने वाला है, टाइम पीरियड्स देखें।
4-5 कॉमन फीचर्स कर लें, लगभग सबके सेम हैं। हर स्कूल के 2 स्पेशल फीचर्स कर लो, जैसे मुगल में रियलिज्म था, ऑर्नामेंटल बॉर्डर है, कैलीग्राफी है। सो राजस्थान में जैसे कलर्स के ऊपर हम लिख सकते हैं, कहीं कहीं फ्लैट बैकग्राउंड्स हैं, डिवोशनल थीम्स हैं। सो इस तरह से हर स्कूल का मैंने समझाया हुआ है, वो आप याद कर लें। उसके बाद इंडिविजुअल पेंटिंग या आर्ट वर्क सब करके ही जाने हैं। यूनिट 2 में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो बहुत ईजी मॉडर्न ट्रेंड्स में आ जाता है इंडियन नेशनल फ्लैग, उसकी 3 स्टेजेस, वो कर लो, बहुत ईजी टॉपिक है। फ्रीडम मूवमेंट है, उसके बाद तो कुछ एक आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लो, एक अवनींद्रनाथ टैगोर तो वही रिपीट हो जाते हैं, नंदलाल बोस का नाम जो बंगाल के हैं वो आगे उसी तरह से चल रहा है। सो मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ग्राफिक प्रिंट्स हैं, विजुअली मेमोराइज करो इन सबको। एक प्रो टिप इसमें आप उसको ले सकते हैं इस तरह से कि हर स्कूल और आर्टिस्ट के लिए एक 1 पेज ना चार्ट बना लो। विजुअल मेमोरी एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। कुछ और डाउट्स क्लियर कर देती हूँ आपके। सो अगर हमें पेंटिंग का नाम नहीं आता तो क्या फुल मार्क्स कट जाएंगे? पेंटिंग को क्लियरली डिस्क्राइब कर दो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पेंटिंग के बारे में पता है। अगर हमारे इंग्लिश वीक है तो क्या मार्क्स कम आएंगे हमारे? नहीं। सिंपल करेक्ट इंग्लिश बेटर है फैंसी वर्ड्स या जो भी हम करते हैं। ग्रामर मिस्टेक्स के हमारे सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं कटते हैं। सो कंटेंट सही रखो, उस पर ध्यान दो। फ्लैग की ड्राइंग करके जानी है, ये बनाना कंपलसरी है क्या? अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना दें, उससे प्रेजेंटेशन बेटर होगा, बट कंपलसरी नहीं है। वर्ड्स में आप डिस्क्रिप्शन भी जो लिख के जाओगे वो भी काफ़ी है। टाइम कम पड़ गया लास्ट में तो क्या करेंगे? तो फिर पॉइंट्स में लिखेंगे। लेंदी क्वेश्चंस हैं, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, 6 मार्क्स से हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग 2 लॉन्ग पैराग्राफ से बेटर है पॉइंट्स में लिख दें। हैंड राइटिंग खराब है, क्या करें? आराम से लिखो, थोड़ा बड़ा लिखो, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दो। उससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपका पेपर देख के। और थोड़ा मुझे लगता है अगर हम गैप्स वगैरह दे देते हैं तो विजुअली पढ़ने में बेटर रहता है। हम चॉइस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन करें या ये वाला, तो रीडिंग टाइम में ही डिसाइड कर लो। जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो, जिस क्वेश्चन पे आपको लगे तो वही अटेम्प्ट करना है और बीच एग्जाम में हमको चेंज नहीं करना है। अब ध्यान से सुने, आपको परफेक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर आंसर की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आपको टेक्स्ट बुक जैसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं बार बार कह रही हूँ, हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आपको वो लिखना है जो आप समझ रहे हो, क्योंकि देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, रट्टा कहाँ चल जाएगा। एग्जामिनर भी टीचर्स हैं, वो आपको मार्क्स देना चाहते हैं, उनकी हेल्प करो सिंपल और साफ लिख के। आपने पढ़ाई की है, जो भी आता है, जितना आता है, जितना आप खुद को वैल्यूएट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आता होगा। सो अपने पे भरोसा रखो। 27 फरवरी को काम माइंड से जाना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जितना आए जैसा आता है अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन दे सकते हो। पैराग्राफ्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, लिख के जा सकते हो, उसकी टेंशन मत लो, मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपको ये सब सुन के कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो चलिए कमेंट्स में रेडी लिखें। And all the very best for your exam. Thank you.